कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो अपनी फरारी चलाते हुए स्कूल आता है। और इस किस्मत वाले लड़के का नाम कोई और नहीं बल्कि खुद शेन युआन है। सब लोग हैरान होकर उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं। थोड़ी देर में फरारी से एक हॉट लड़की उतरती है। पास में खड़े लड़कों की शिकायतें करने लगते हैं। ये कमीना तो अभी अभी स्कूल में आया है और पहले से ही सेकेंड ईयर की सबसे सुंदर लड़की को डेट कर रहा है। एक चश्मा लगाए लड़के की आंखें कांपती हैं और वो कहता है, जिंदगी आसान हो जाती है जब तुम अमीर और खूबसूरत पैदा होते हो और जिसे चाहो चुन लो। लेकिन उसका दोस्त उससे असहमत होता है और कहता है, शेन युआन सिर्फ जिसे चाहता है उसे नहीं चुन रहा, वो सबको चुन रहा है। यहां तक कि फर्स्ट ईयर की लड़कियां भी नहीं बच रही हैं। अब हम देखते हैं हमारा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा है और बस यूं समझ लो वो लड़की काफी आत्मविश्वास से चल रही है, सीना उठाए हुए। बाकी लड़कियां उसे जलन से देख रही हैं और सोच रही हैं कि क्या उन्हें भी एक बार फिर से उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। एक लड़की लिपस्टिक लगाते हुए अपनी दोस्त से कहती है, हिम्मत मत हार, मौके खुद बनाने पड़ते हैं। उधर हमारा किंग बस खुश है, लेकिन ये उसकी शानदार जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं चलती। जैसे ही हाई स्कूल खत्म हुआ और वो यूनिवर्सिटी गया, मजा खत्म हो गया। उसकी फैमिली जो 3 ट्रैवल एजेंसी चलाती थी वो दिवालिया हो गई और अब उनके ऊपर लाखों का कर्ज चढ़ चुका था। जब वो अपने डॉर्म रूम पहुंचता है तो दोस्तों को कहता है कि चलो लीग ऑफ लीजेंड्स खेलते हैं, लेकिन दोस्त उसे झाड़ देते हैं कि जब तू सबके लिए पैसे नहीं खर्च करता तो खेल में मजा ही नहीं आता। उसी समय ही उसे एहसास हो जाता है कि जब उसके पास पैसे नहीं रहे तो ये सब नकली दोस्त उसे छोड़ गए। लेकिन बुरी बात यह था कि उसके माता पिता और बहन अब एक तंग जगह में रह रहे हैं और उसे यूनिवर्सिटी के डॉर्म में रहना पड़ रहा है। अब वो आज़ादी जो उसे पहले महसूस होती थी गायब हो गई थी। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। जब तक कि कुछ अजीब नहीं हुआ, वो एक लड़की की तरफ बढ़ता है जो दीवार से टिकी हुई थी। ये उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसका वांचिंग नाम है, और वो सीधा खबर देती है कि हमारा रिश्ता खत्म। वो कहती है, उम्मीद है कि तुम्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हें और बेहतर समझ सके। बेचारा शेन युआन हैरान रह जाता है। वो कहता है, हम 3 साल से साथ थे, अचानक ब्रेकअप, तुम्हारा कोई दिल नहीं है क्या? लेकिन लड़की बेरहमी से जवाब देती है, हमारा रिश्ता कभी सच्चे प्यार पर बना ही नहीं था, और अगर दोबारा कभी मिले तो मुझे किंग मत बुलाना, मुझे वैसे निकनेम्स बिल्कुल पसंद नहीं। वो वहां से निकलने ही वाली होती है और कहती है कि अब दोबारा मत दिखना। शेन युआन थोड़ी देर शांत रहता है और जैसे ही वो लड़की कार का दरवाजा खोलने लगती है, वो उसे रोकता है। वो पूछती है, क्या चाहिए? शेन कहता है, वो सारे महंगे डिजाइनर बैग लौटा दो जो मैंने तुम्हें दिए थे। इस पर लड़की भड़क जाती है और कहती है, 3 साल तक डेट करने के बाद कम से कम इतना तो हक है कि ये सब कचरा अपने पास रख सकूं। शेन कहता है, अगर लौटाना नहीं चाहती तो चलो एक आखिरी एडवेंचर पर चलते हैं। लेकिन वो और भी गुस्से में कहती है, सीधे नर्क में जाओ। तभी कार में बैठा एक लड़का उसे चिंग कहकर बुलाता है और अंदर आने को कहता है, और साथ ही शेन युआन से पूछता है, तुम भी चलोगे क्या? शेन को एकदम से एहसास होता है कि जब उसने किंग कहा था तो लड़की ने ड्रामा किया था, लेकिन जब ये लड़का कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी शेन शांत रहता है और कहता है, कोई बात नहीं, मेरा घर पास ही है। फिर वो कार का दरवाजा खोलता है और लड़का से कहता है, इसका ख्याल रखना, ये बहुत अच्छी लड़की है। फिर वो उस लड़के की तरफ देखता है और कहता है, वैसे उसकी पसंदीदा कॉन्डम्स मिंट फ्लेवर की है और ज्यादा महंगा लिंगरी मत खरीदना। उसे वो असहज लगता है और उसके पसंदीदा रोल प्ले डॉक्टर और पुलिस अफसर हैं। ये सब सुनकर कार में बैठा लड़का चिढ़ जाता है और गुस्से से दरवाजा बंद कर देता है। शेन वहीं खड़ा सोचता है कि उसने तो बस मदद करनी चाहिए थी, और वांचिंग शायद उसने वही किया जो उसे ठीक लगा। अब उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो उसे एक बेहतर जिंदगी की शुभकामनाएं देता है। हमारा लड़का एकदम इमोशनल सिग्मा मेल है, ब्रेकअप से बिल्कुल भी नहीं टूटा, उल्टा दोनों को जला गया और आराम से चला गया। शेन युआन वहीं खड़ा होता है, अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हुए वो सोचता है, अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। अचानक एक रहस्यमय सिस्टम प्रकट होता है और कहता है, शायद हर किसी को एक परफेक्ट लाइफ जीने का मौका मिलना चाहिए। और तभी सिस्टम की स्क्रीन उसकी आंखों के सामने हवा में तैरती है। परफेक्ट लाइफ सिस्टम लॉर्ड हो रहा है। शेन युआन हैरान रह जाता है। वो अपनी आंखें मलता है, उसे यकीन नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी आंखों के सामने अचानक उसकी खुद की प्रोफाइल स्क्रीन खुलती है। नाम शेन युआन, उम्र 21 साल, कद 1.82 मीटर। वो सोचने लगता है, ये मैं क्या देख रहा हूं, मेरे स्टैट्स क्यों आ रहे हैं, और वैसे भी किसी को इससे फर्क भी क्या पड़ता है। अभी वो सब समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि सिस्टम फिर बोलता है, एक परफेक्ट लाइफ जीने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि विपरीत लिंग से मिलने वाली प्रशंसा भी चाहिए होती है। अब सिस्टम उसे पहला मिशन देता है, किसी ऐसी लड़की पर पैसे खर्च करो जिसकी एफिनिटी स्कोर, आकर्षण स्तर कम से कम 60 हो।
जो भी राशि तुम उस पर खर्च करोगे वो 3 गुना होकर तुम्हारे पास वापस आएगी, और अगर उस दौरान उसका आकर्षण स्तर और बढ़ता है तो तुम्हें उसका डबल यानी 6 गुना मिलेगा। शेन युआन अब थोड़ा घबरा जाता है। वो चारों तरफ देखने लगता है कि अब ये अफिनिटी स्कोर कैसे पता चलेगा। तभी उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है, कॉलेज की काउंसलर, जिसे लोग मजाक में ट्रैश टियर काउंसलर कहते हैं, लेकिन मैं कहूं तो इसमें कूड़े जैसा कुछ भी नहीं है। ये तो पूरी टॉप टियर क्वीन लगती है। वो लड़की मुस्कुराकर कहती है, शेन युआन, असली मर्द वही होता है जो एक ब्रेकअप के बाद भी टूटे नहीं डटकर खड़ा रहे। सिर्फ इसलिए परेशान मत हो कि किसी लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया है। शेन युआन उसकी बात सुनकर थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन फिर अचानक उसे उसके सिर के ऊपर एक छोटा दिल दिखाई देता है जिसमें लिखा है 65, यानी उसका एफिनिटी स्कोर। वो सोचता है, शायद ये सिस्टम सचमुच असली है। काउंसलर फिर मुस्कुराकर कहती है, हिम्मत मत हारो, ये हालात तुम्हें नहीं तोड़ सकते। शेन थोड़ा शर्मिंदा सा मुस्कुराता है और धीमे से कहता है, शुक्रिया, लेकिन मन ही मन वो सोचता है, शायद मुझे अब इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तभी काउंसलर पूछती है, तुमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था ना? चिंता मत करो, वो जल्द ही अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अब शेन युआन को उस सिस्टम पर इतना भरोसा हो चुका है कि वो तुरंत जवाब देता है, कोई बात नहीं, अब मुझे उस स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे घर पर जो करोड़ों का कर्ज है उसके सामने स्कॉलरशिप क्या मायने रखती है। ट्रैश टियर क्वीन कहती है, अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी हो, चाहे पढ़ाई में हो या प्यार में, तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। वो मुस्कुराती है और वहां से चलने लगती है। शेन युआन मन में सोचता है, ये तो पूरी तरह सिस्टम की शर्तों पर खरी उतरती है। अब अगर मैं इस पर खर्च करूं तो पैसा 3 गुना हो जाएगा। अब वक्त आ गया है टेस्ट करने का। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, आपके हौसला देने वाले शब्दों के लिए शुक्रिया। क्या तुम मेरे साथ बाहर बबल टी पीने चलोगी? और देखो, इसने अभी से इन्वेस्ट शुरू कर दिया। फिर शेन उसे बबल टी देता है। काउंसलर थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी साफ झलकती है और शेन युआन का दिमाग तुरंत हिसाब लगाने लगता है। मेरे पास अभी 87 युआन है, यानी करीब $15। अगर 3 गुना हो गया तो $45 हो जाएगा। अब शेन सोचता है, अगर मैं इस पर और खर्च करता रहूं तो मेरा पैसा लगातार बढ़ता जाएगा। ये वही मौका है जिससे मैं अपने घर का कर्ज उतार सकता हूं। अब वक्त आ गया है अपने पुराने शेन युआन को फिर से लाने का, बल्कि उससे भी बेहतर बनने का। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि 99 को मल्टीप्लाई से कोई बड़ा गेम नहीं बदला जा सकता। अब उसे चाहिए ज्यादा पैसा और कोई परफेक्ट टारगेट। तो अब ये दीवाना लड़का सीधे लोन शार्क्स के पास जाता है, बैंकों से उधार लेता है और किसी तरह 49,000 का इंतजाम कर लेता है। ये जोखिम बहुत बड़ा है, जान भी जा सकती है, क्रेडिट भी बर्बाद हो सकता है। लेकिन शेन युआन सोचता है, या तो सब कुछ जीतूंगा या सब हार जाऊंगा। अब उसकी नजर अपने कॉलेज की एक और टीचर पर है, लेकिन मुश्किल ये है कि उसे पता है कि ये गरीब है तो वो शायद गिफ्ट लेने से मना कर दे। इसलिए वो एक चाल चलता है। वो एक असली प्रादा बैग खरीदता है जो उसकी सारी जमा पूंजी ले जाता है और उसे नकली बताकर देने का प्लान बनाता है। 1 घंटा बीत जाता है। वो अपने हाथ में वो महंगा बैग लेकर उसके घर के दरवाजे पर खड़ा होता है, नकली बताकर असली देने का प्लान बनाकर। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है, वो क्वीन, जो वाकई टीचर कम और देवी ज्यादा लगती है, दरवाजा खोलती है। वो थोड़ा हैरान होकर पूछती है, तुम अचानक यहाँ क्या कर रहे हो? शेन युआन बहुत नरमी से कहता है, जब से स्कूल शुरू हुआ है आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। अब मुझे समझ आया कि आपका साथ कितना कीमती है, इसलिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया है। वो बैग की तरफ देखती है, ये तो बहुत महंगा लग रहा है, मैं इसे नहीं ले सकती, और कहती है, एक टीचर का फर्ज होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखे, बदले में कुछ लेना नहीं चाहिए। लेकिन शेन बहुत ही मासूमियत से मुस्कुराता है और कहता है, चिंता मत कीजिए, ये असली नहीं है, सिर्फ एक नकली बैग है जिसकी कीमत सिर्फ 200 युआन है। मैं बस चाहता हूं कि आप इसे मेरी तरफ से एक छोटे से धन्यवाद के तौर पर स्वीकार कर लें। वो थोड़ी देर हिचकिचाती है, लेकिन फिर सोचती है कि इतना छोटा गिफ्ट भी ठुकराना बदतमीजी होगी। इसलिए वो मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, लेकिन जब तुम्हारा जन्मदिन आएगा तो मैं भी बदले में कुछ दूंगी। तभी किचन से धुआं निकलने लगता है और वो जल्दी से दौड़ जाती है खाना संभालने। और इधर शेन भी बिना टाइम गवाए अंदर आ जाता है और सोचता है, अब जब उसने गिफ्ट स्वीकार कर लिया है तो अब मैं अंदर जा सकता। आखिर उसने टेक्निकल मुझे इन्वाइट किया है ना। अब उसे सिर्फ 2 बातों की फिक्र है, 1 उसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो और 2 कोई उसे पकड़ न ले, बाकी सब ठीक है। और तभी सिस्टम से एक और मैसेज आता है, स्पेंडिंग सक्सेसफुल। उसका पैसा अब सीधा 20,000 युआन हो जाता है। अब वो सोचता है, लोन शार्क का कर्ज चुका दूं, नहीं तो कहीं अगली सुबह रियो में न उठूं। उसके पास अब भी 8,80,000 युआन, लगभग $1,20,000 बचे हैं। शेन सोचता है, मैं एक समय में करोड़ों खर्च करता था, लेकिन अब जब सब खो चुका है तो दोबारा अमीर बनने का ये एहसास ही अलग है। और इतने में टीचर ली उसे कहती है, क्यों ऐसे मोबाइल घूर रहे हो, आकर बैठो। तभी शेन कहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। वो लड़की जो अब भी खाना बना रही है कैजुअली कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। शेन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। तभी वो
झटपट किचन की ओर बढ़ता है और मदद करने की पेशकश करता है कि मैं तुम्हारी एप्रन उतारने में मदद कर दूं। लेकिन एप्रन उलझा हुआ होता है और निकालना आसान नहीं होता। वो दोनों उसी उलझी हुई एप्रन के साथ झंझट में पड़े होते हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और वहां एक और क्वीन प्रकट होती है। वो गुस्से से चिल्लाती है, ये कमीना कर क्या रहा है? ये नई लड़की काउंसलर ली की बहन ली मिंग है। और वो पूरी तरह तैयार होकर घर में दाखिल होती है। सीन बड़ा अजीब होता है। एक अजनबी लड़का उसकी बहन के घर में, किचन में एप्रन निकालते हुए। ली शाओ, काउंसलर, उसे कहती है, आओ खाना खा लो। तभी शेन युआन तुरंत जवाब देता है, अरे नहीं नहीं, मैं कुछ कर नहीं रहा था। और ऑकवर्ड सा एक हल्की मुस्कान देता है। ली मिंग बिना वक्त गंवाए अपनी बहन को गले लगाकर कहती है, चलो खाना खाओ। लेकिन उसकी नजर शेन युआन पर टिकी रहती है और उसकी आंखें साफ कह रही हैं, मुझे इस लड़के पर भरोसा नहीं है। शेन को महसूस होता है कि माहौल अब गर्म होने लगा है, तो वो समझदारी से फैसला करता है कि अब यहां से निकल जाना बेहतर होगा। इससे ली शाओ को अजीब लगता है और सोचती है, अभी तो ये भूखा था लेकिन अब भूख नहीं रही। ली शाओ हैरान हो जाती है। ली मिंग फिर फुसफुसाती है, इससे दूरी बनाकर रखो, ये लड़का अजीब है। काउंसलर कहती है, वो बस एक स्टूडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी बहन जिद पर अड़ी रहती है और कहती है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है ये बंदा कुछ गड़बड़ कर रहा था। अब शेन युआन बाहर निकल चुका है और उसकी सबसे बड़ी चिंता है कि अब अगली लड़की कौन हो सकती है जिस पर वो खर्च करके अपना पैसा बढ़ा सके। वो सोचता है, ली शाओ के साथ अभी कोई गहरा रिश्ता नहीं है, इसलिए ज्यादा निवेश करना फिलहाल जोखिम भरा हो सकता है। तभी अचानक कोई पीछे से उससे टकराता है। वो मुड़कर देखता है और देखता है कि उसके दोस्त हाओबो की हालत खराब। उसका चेहरा दुखी और कंपकंपाता हुआ है। शेन युआन पूछता है, क्या हुआ हाओबो? हाओबो जवाब देता है, मेरी देवी फांग मिनुई किसी जांग पेंग नाम के लड़के के साथ मूवी देखने गई थी। शेन थोड़ा उलझन में आ जाता है और सोचता है कि मिनुई, जांग पेंग। वो जानता है कि हाओबो का कभी भी मिनुई के साथ कोई सीधा रिश्ता नहीं रहा। आखिर वो तो एक क्लास की गॉडेस थी। हाओबो कहता है, तू मेरी हालत नहीं समझेगा। जब कोई देवी दिल तोड़ दे तो कैसा लगता है? शेन युआन बगल की दिशा में देखता है और तभी वो सीन सामने आता है जिस पर कोई भी कलाकार फक्र कर सकता है। दो हॉट लड़कियां उस सामने से आती हैं, एक गोरी बालों वाली और दूसरी काली बालों वाली, और उनमें से एक है फांग मिनुई, वही गॉडेस जिसकी बात हो रही थी। अब साफ हो जाता है कि हाओबो सही था। मिनुई वापस आ चुकी थी। शायद वो जांग पेंग के साथ होटल नहीं गई थी और हाओबो की उम्मीद फिर से जाग जाती। लेकिन शेन युआन नोट करता है, उसका दोस्त अपनी ही इज्जत को पैरों तले कुचल रहा और ऐसे में वो कभी भी मिनुई को हासिल नहीं कर पाएगा। अब कुछ अनोखा होता है। शेन की नजर मिनुई के सिर के ऊपर उस अफिनिटी स्कोर पर पड़ती है जो कि होता है 62, और वो वहीं खड़ी है फिटनेस क्वीन जैसी बॉडी के साथ, और शेन का दोस्त उस पर लाइन मार रहा है। मिनुई की फ्रेंड पूछती है, तुम्हें पता चला शेन युआन को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया? मिनुई सोच में पड़ जाती है, हाँ मुझे याद है। अब एक फ्लैशबैक सामने आता है। मिनुई पहले शेन युआन पर मरती थी। वो उसके लिए पानी, जूस और जाने क्या क्या खरीदती थी, बस उससे बात करने का बहाना ढूंढने के लिए। शेन युआन सोचता है, ये लड़की तो पहले ही मेरी फैन थी, और वही फ्रेंड जो अभी उससे बात कर रही थी अब शेन युआन के खिलाफ जहर उगलती है। ये तो अमीर था तब भी अकड़ू था, अब गरीब होकर और भी बदतमीज बन गया है। शेन दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और उसे एक बात समझ आती है, मिनुई की अफेक्शन हार्ट सब गिरने लगी है। और वो सोचता है, नहीं, अगर मैं इसी वक्त कुछ नहीं करता हूं तो ये मौका हाथ से चला जाएगा। वो तुरंत अपने दोस्त हाओबो से पूछता है, अगर मैं और मिनुई डेट करने लगे तो तू दुखी तो नहीं होगा, है ना? हाओबो हंसते हुए कहता है, तू क्या सपना देख रहा है? तू अब वो रईस नहीं रहा जो पहले था। लेकिन फिर भी शेन युआन का आत्मविश्वास नहीं डगमगाता। वो तुरंत तेजी से मिनुई की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वो हल्के अंदाज में उसे कहता है, कॉमरेड मिनुई। और जैसे ही शेन बोलता है उसकी फ्रेंड बीच में कूद जाती है, ये क्या कर रहे हो तुम? शेन सीधा मुद्दे पर आता है, क्या तुम कल फुर्सत में हो? चलो साथ में सुशी खाने चलते हैं। ये सुन के मिनुई ब्लास्ट करने लगती है और पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सोचती है, अचानक सुशी? उसकी फ्रेंड जान जाती है, ये तो वही सिंह सुशी रेस्टोरेंट की बात कर रहा है जहां एक बार का बिल हजारों में होता है। लेकिन शेन युआन चालाक है। वो कहता है, असल में मुझे अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेना है और तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो। और जैसे ही शेन युआन वहां से मुस्कुराकर चला जाता है, फ्रेंड फुसफुसाती है। अब वही फ्रेंड कहती है, सुशी मुफ्त में खाने को मिल रही है, जाना तो बनता है। मिनुई थोड़ा झिझकती है, लेकिन उसकी फ्रेंड अब पूरा 180 डिग्री घूम चुकी है। ठीक है, जांग पेंग अमीर होगा लेकिन बदसूरत है। शेन युआन भले अकड़ू हो लेकिन हैंडसम है, और सुशी तो सुशी है। सीन बदलता है। अगला दिन आता है और जैसा कि तय था, शेन युआन और मिनुई सुशी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। एकदम हाई क्लास जगह,
जहां प्लेटें भी सोने की लगती हैं और माहौल ऐसा जैसे अमीरों की दुनिया में कदम रख लिया हो। रेस्टोरेंट के अंदर वेटर एक एक करके महंगे और सुंदर दिखने वाले डिशेस परोसते हैं। कैमरा उस पल पर रुकता है जब मिनुई कुर्सी पर बैठने वाली होती है, लेकिन बैठती नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट जानबूझकर हर पल को बेहद रोमांचक बनाने में माहिर है। मिनुई अब जान चुकी होती है कि शेन युआन की फैमिली की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, तुम्हारी हालत। लेकिन शेन युआन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, उसके मन में बस सिस्टम की गणना चल रही होती है। वो सोचता है, मिनुई ने 2 महीने पहले मुझे गिफ्ट्स दिए थे, वो मुझे वाकई पसंद करती थी, अब यही मौका है उसे जीतने का। मिनुई पूछती है, तुमने मुझे अचानक डिनर पर क्यों बुलाया, और ये बहन को गिफ्ट दिलाने की बात क्या है? शेन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, मैं हमेशा से तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहता था, बस सही वक्त नहीं मिला। ये सुन के मिनुई के सिर के ऊपर एफिनिटी स्कोर गिरने लगती है। वो समझ जाता है कि नहीं, ये जवाब उसे पसंद नहीं आया। वो फौरन बात पलटता है और कहता है, मुझे याद है जब तुम मुझे व्हाट्सएप पर देर रात तक बातें करती थी, मेरे लिए छोटी छोटी चीजें खरीदती थी, तुम्हारी बातें हमेशा बहुत अच्छी लगती थी। और जैसे ही वो ये कहता है, वो जादू होता है। मिनुई का दिल फिर से पिघलने लगता है, एफिनिटी स्कोर फिर से चढ़ने लगता है, 72 से 73, 74, 76। शेन सोचता है, ये सिस्टम तो वाकई चीट कोड है यार। 40 मिनट बीत जाते हैं, खाना हो चुका है और अब बिल आता है। डिस्काउंट के बावजूद भी बिल होता है 2700 युआन। मिनुई चौंक जाती है, इतना खर्चा? उसके मन में तुरंत तुलना होने लगती है। जब वो जांग पेंग के साथ गई थी तो वो इतना कंजूस था, और ये बंदा जिसकी फैमिली दिवालिया हो चुकी है, वो इतनी बड़ी राशि खर्च कर रहा है सिर्फ एक डिनर पर। अब सिस्टम का मैसेज आता है, चूंकि एफिनिटी स्कोर 62 से 74 तक बढ़ा है, बोनस रिवॉर्ड एक्टिवेट होता है। कुल रिटर्न 10,000 युआन प्लस। मिनुई अब और भी प्रभावित हो जाती है। वो शेन युआन की ओर देखती है, उसकी आंखों में अब कुछ बदल चुका है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चलो अब शॉपिंग करते हैं। और फिर दोनों निकलते हैं मॉल की तरफ। लेकिन किस्मत देखिए, वहीं पर उन्हें टकरा जाते हैं शेन युआन की एक्स गर्लफ्रेंड वांचिंग और उसका वो नया बॉयफ्रेंड, वही जो कल उसे कार में बिठाकर ले गया था। वांचिंग उन्हें देखती है और उसकी आंखों से आग निकलने लगी है। वो सोचती है, कल ही तो मैंने इसे छोड़ दिया था और आज ये दूसरी लड़की के साथ मॉल में घूम रहा है। वहीं उसका बॉयफ्रेंड भी गुस्से से पागल हो रहा। मैंने वांचिंग को पटाने में पैसा बहाया और ये फटेहाल लड़का एक नई लड़की के साथ मौज कर रहा है। अब दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं। शेन युआन आराम से कहता है, मैं बस अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने आया हूं। लेकिन वांचिंग आग बबूला होकर मिनुई से कहती है, देख लो, ये तुम्हें मूर्ख बना रहा है, इसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। शेन युआन अब बर्दाश्त नहीं कर पाता और बोल पड़ता है, तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया, कभी कुछ झूठ बोला? वांचिंग चुप हो जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अब भी ताने कसता, दिवालिया आदमी मॉल में क्या कर रहा है, ये जगह डिस्काउंट पर कुछ नहीं दे। शेन युआन अब गुस्से में, लेकिन तभी सिस्टम एक नया अलर्ट दे, परफेक्ट लाइफ में अपमान की कोई जगह नहीं, नफरत कमाने पर भी तुम इनाम पाओ, हर 5 हेट्रेड पॉइंट्स पर तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा। अब गेम पलट चुका है। शेन युआन सोचता है, मैं तो बस सब ठीक से निपटा रहा था, लेकिन अब सिस्टम ने खुद कहा है कि इन्हें सबक सिखा। वो मिनुई से कहता है, चलो अब हमें और भी गिफ्ट्स लेने। भीड़ अब उन्हें इग्नोर कर रही थी, एक सेल्स गर्ल उन्हें इग्नोर कर रही थी। मिनुई अब पुरानी आदत में लौट आई है। वो अपने कुकल बॉयफ्रेंड को इशारे से बोलती है, मुझे वो हैंडबैग पसंद है। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड की हालत खराब है, उसने वांचिंग पर ही 20,000 खर्च करने की प्लानिंग की थी और यहाँ तो अकेले बैग्स ही 1 लाख के पार जा रहे हैं। अब वांचिंग चालबाज बनती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, अगर तुम शेन युआन को नीचा दिखाना चाहते हो तो खूब पैसा खर्च करो। लेकिन वो खुद अंदर से डरा हुआ है, उसकी क्रेडिट लिमिट पहले ही जवाब दे चुकी है। तभी शेन युआन आगे बढ़कर सेल्स गर्ल से कहता है, इन दोनों बैग्स के साथ सारे एक्सेसरीज भी पैक कर दो। पूरा मॉल सन्न रह जाता है। भीड़ अब उन्हें नोटिस करने लगी है। सब कह रहे हैं, वो तो वही पुराना अमीर लड़का है, वापस आ गया क्या? एक सेल्स गर्ल जो पहले उन्हें इग्नोर कर रही थी अब दौड़ कर आती है। सेल्स गर्ल के हाथ कांपने लगते हैं। सर, कुल कीमत है बहुत ज्यादा। लेकिन शेन युआन पहले ही अपना कार्ड आगे बढ़ा चुका होता है, सीधा स्कैन करो। अब मॉल का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। सेल्स गर्ल, जिसकी आंखों में अब लालच और हैरानी दोनों है, कांपते हाथों से कहती है, सर, आप सच में दोनों बैग्स और सभी एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं? शेन युआन एकदम कोल्ड लहजे में जवाब देता है, हाँ, और इनका बिल एक ही बार में कर दो। फिर वो धीरे से कार्ड उसके हाथ में थमा देता है, जैसे ये कुछ बहुत ही आम सी बात हो। दूसरी तरफ वांचिंग और उसका बॉयफ्रेंड वहीं जमकर खड़े रह जाते हैं। उनके चेहरे पर भूचाल सा आ जाता है। वांचिंग के दिमाग में बवंडर चल रहा है, ये कैसे हो सकता है?
ये तो बर्बाद हो चुका था और अब उसका बॉयफ्रेंड बड़बड़ाता है, जरूर इसने पैसे उधार लिए होंगे, ये तो नाटक कर रहा है। लेकिन शेन युआन अब इस पूरे खेल का मास्टर बन चुका है। वो उस आदमी की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, भाई साहब, मेरी खरीदारी पर ध्यान मत दो, अपनी लेडी को खुश करने के लिए खुद कुछ खरीदो। अगर तुम सच में अमीर हो तो कम से कम 7 लाख युआन तो खर्च करने ही चाहिए, नहीं तो बात कुछ अजीब लगेगी, है ना? अब गेम पूरी तरह पलट चुका है। अब वांचिंग अपने नए बॉयफ्रेंड की ओर देखती है और जोर से कहती है, चलो दिखाओ अपनी अमीरी, दिखाओ कितना पैसा है तुम्हारे पास। लेकिन उसका हालत अब बिल्कुल हारी हुई लग रही है। असल में उसने जो कार किराए पर ली थी वो भी एक महंगे लोन पर था। उसकी जेब खाली है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट फुल हो चुकी है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, तो वो जेब से मोबाइल निकालता है और बहाना बनाता है, माफ करना, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, और फिर वहां से चुपचाप भाग खड़ा होता है। वांचिंग खिसियाकर उसके पीछे चिल्लाती है, तुम सबसे घटिया इंसान हो, और वो भी मॉल से निकल जाती है गुस्से और जलन में भरी हुई। शेन युआन अब एकदम कूल रहता है, मुझे उनकी परवाह ही नहीं, मैं तो बस सिस्टम का काम कर रहा हूं और कुछ पैसे भी कमा रहा हूं। वो मिनुई की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे एक हैंडबैग उसकी तरफ बढ़ाता है। मिनुई हैरानी में पड़ जाती है और कहती है, ये बैग बहुत महंगा है, मैं ये नहीं ले सकती। शेन युआन मुस्कुराता है, ये तोहफा है। उन बकवास बातों को सुनने के लिए जो वांचिंग और उसका वो जोकर बोल रहे थे, तुमने बिना कुछ कहे सब सह लिया। फिर वो दूसरा बैग भी उसकी तरफ बढ़ाता है, और ये इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इससे भी ज्यादा डिजर्व करती हो। मैंने पहले सोचा था कि ये बैग मेरी बहन के लिए होगा, लेकिन अब लगता है कि शायद उसे ये पसंद ना आए, लेकिन तुमने इसे चुना, इसका मतलब है तुम्हें पसंद है। असलियत तो ये है, उसने रिवेंज सिस्टम अनलॉक कर दिया है और चाहता है जीतना हो सके, उतना पैसा लगाना और सभी पैसे वापस पाना। मिनुई अब पूरी तरह शर्मा जाती है। वो थोड़ा पीछे हटती है और कहती है, मैं ये नहीं ले सकती, और सोचती हैं उसे सोने का पेड़ नहीं समझना चाहिए, और कहती हैं, मुझे नहीं चाहिए सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे खुश करने के लिए खरीद रहे हो। शेन युआन उसकी आंखों में देखता है और बहुत ही नरम आवाज में कहता है, परेशान मत हो, ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी तोहफे आएंगे, लेकिन अगर तुम ये नहीं लोगी तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। मीनुई की आंखें चमकने लगती हैं। सिस्टम तुरंत नोटिफिकेशन भेजता है, मिशन कंप्लीट, 3 गुना इनाम सक्रिय। मिनुई चुपचाप उस बैग को हाथ में ले लेती है। वो समझ चुकी है ये लड़का सिर्फ अमीर नहीं, ये भी जानता है कि कब, कैसे और क्यों खर्च करना है। वो सोचती है, ये कोई आम लड़का नहीं है, शायद मैं सच में किसी परफेक्ट मनी ट्री से टकरा गई हूं। शेन युआन अब हल्के अंदाज में कहता है, अब वापस स्कूल चलते हैं, अगर आज और कुछ खरीदा तो ये ज्यादा हो जाएगा। मिनुई सिर हिलाती है, लेकिन उसकी नजरें शेन युआन से हट नहीं रही होती। वो अब उसके लिए सिर्फ एक अमीर लड़का नहीं बल्कि एक अनदेखा खजाना बन चुका है। सीन कट होता है और अब हम कॉलेज डॉर्म में वापस लौटते हैं। शेन युआन सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने पुराने नकली दोस्तों के सामने से गुजरता है। वो लोग अब भी पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वो शेन को देख कहते हैं, आज रात म्यूजिक इतना जोर से चलाएंगे कि अगर वो गरीब भी सुन ले तो जल जाएगा। शेन युआन चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अब उसे ना उनकी परवाह है ना उनके मजाक की। जैसे ही वो अंदर आता है, उसका दोस्त कहता है, सुनने में आया है कि वो जांग पेंग आज स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के साथ बाहर गया है और सबको दिखा रहा है। शेन युआन सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देता है, चिंता मत कर, उसकी रॉयल लाइफ अब खत्म होने वाली है, मिनुई उसके पास नहीं मेरे पास आएगी। उसका दोस्त मजाक उड़ाता है, क्या, होश में रहो, कल ही वो दोनों मूवी देखने गए थे। लेकिन शेन युआन अब किसी को कुछ समझाने का मूड में नहीं। वो मन ही मन सोचता है, समय आने पर सब देखेंगे। अब कहानी घर की ओर बढ़ती है। शेन युआन अपने घर वापस जाता है। जैसे ही वह घर में दाखिल होता है, वहां पहले से ही एक जाना पहचाना चेहरा मौजूद होता है, याओ चाचा, जो फैमिली में पैसे का भूखा कहलाता है। याओ चाचा जैसे ही शेन को देखता है, एक नकली मुस्कान के साथ कहता है, ओह, शेन वापस आ गया है। शेन युआन उसका स्वागत बहुत ठंडे अंदाज में करता है, बस हल्के में हम कहता है। उसके पिता कहते हैं, थोड़ा आराम कर लो, बड़े लोग बात कर रहे हैं। लेकिन शेन युआन बाहर ही दरवाजे के पास खड़ा रहता है और सब कुछ चुपचाप सुनता है। अंदर याओ चाचा कह रहा होता है, मुझे पूरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा। फिर कैमरा शेन की मां पर जाता है। कहानी के कलाकार सब पर वार करते हैं, किसी को नहीं बख्शते। अब मां बोल पड़ती है, जब तुझे कार वॉश बिजनेस खोलने के लिए पैसे चाहिए थे, हमने तेरी मदद की थी, अब तू इस तरह आकर हमें तंग कर रहा है। उसका पति उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो और गुस्से में बोलती है, इस आदमी को मुश्किल वक्त में हमने सहारा दिया था और आज ये हमें ही नीचा दिखा रहा है। याओ चाचा जवाब देता है, मैं तो पहले ही बहुत धैर्य दिखा रहा हूं क्योंकि तुम लोग फैमिली, कोई और होता तो मैं अब तक उन्हें घर से बाहर निकाल चुका होता। शेन की मां अब बिल्कुल आपा खो बैठती है। तभी उसका पति एक हाथ उसका बाजू पकड़कर कहता है, शांत हो जाओ, चीजें और बिगड़ जाएंगी। वो कहता है, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे,
पैसे जुटा लेंगे और तभी सिस्टम एक्टिव होता है। एक आवाज आती है, परफेक्ट लाइफ कर्ज से बिगड़ नहीं सकती। जो भी पैसा पिता का कर्ज चुकाने में खर्च होगा वह 2 गुना हो जाएगा और बोनस के रूप में 1 मिलियन मिलेगा जो शेन युआन कार खरीदने में खर्च कर सकेगा। शेन युआन के लिए यह बिल्कुल सही था। वो पहले से ही सोच रहा था कि अपने कमाए हुए पैसे से फैमिली की मदद करेगा। उधर उसकी माँ घर की पुरानी पारिवारिक ज्वेलरी को हाथ में पकड़े खड़ी होती है। ये वो गहने थे जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे और जिनकी अब कुर्बानी देनी पड़ रही थी कर्ज चुकाने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि शेन युआन पहले ही कुछ गहने बेच चुका था, बस अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स खरीदने के लिए। उसी पल शेन कमरे का दरवाजा खोलता है और कहता है, फिक्र मत करो, मेरे पास पैसे हैं। लेकिन माँ और पिता दोनों उस पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं, मजाक मत कर, मामला बहुत गंभीर है। लेकिन शेन कहता है, मैं मजाक नहीं कर। अपने फोन में नोटिफिकेशन चेक करो। जैसे ही उसके पिता मोबाइल देखते हैं, वहां 2 लाख युआन उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए होते हैं। वो पूछते हैं, ये पैसा आया कहां से? शेन बहुत ही स्मूथ तरीके से जवाब देता है, कई साल पहले मैंने थोड़े बहुत क्रिप्टो करेंसी खरीदे थे, फिर भूल गया था। हाल ही में जब जरूरत पड़ी तो देखा उनकी वैल्यू बढ़ चुकी है। उसकी माँ अब खुशी से कहती हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा, तूने फैमिली को बचा लिया। फिर वो दोनों याओ चाचा की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, अब हमारा कर्ज चुका दिया गया है, हमारे पास पैसे हैं, अब यहां से निकलो। याओ चाचा कुछ कहना चाहता, लेकिन माँ सीधा कह देती है, चले जाओ, बाहर निकलो। उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है और असल में वो वहां आया ही इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि ये फैमिली अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कभी उसे पैसा मिलेगा। अब असली सवाल उठता है, आखिर इस लड़के के पास इतना पैसा आया कहां से? उधर शेन युआन का मिशन पूरा हो चुका होता है। 2 लाख युआन अब 4 लाख में बदल जाते हैं और उसे 1 मिलियन युआन बोनस भी मिलता है जो सिर्फ कार पर खर्च किया जा सके। लेकिन समस्या यह है, उसने अभी तक केवल घर का किराया चुका, बाकी की पुरानी कंपनी का कर्ज अब भी बाकी है जो करोड़ों में है। फिलहाल उसके लिए यही तरीका है, पैसे को लगातार गुणा करता रहना ताकि सब कर्ज चुकाए जा सके। वो अपने माता पिता से पूछता है, और कुछ चाहिए अभी? माँ कहती हैं, अभी के लिए नहीं, बाकी बिल ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन उसके पिता थोड़ा अलग सोचते हैं। वो कहते हैं, कम से कम 50,000 युआन उधार दे दो। शेन मुस्कुराता है और सोचता, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं स्कूल से थक कर घर आता था और आपसे जेब खर्च मांगता। अब हालात बदल चुके हैं। जो कभी अखबार पढ़ते थे अब उसी बेटे से पैसे मांग रहे हैं। सीन वापस कॉलेज में कट होता है। शेन युआन अपनी टीचर के सामने खड़ा होता है। वो वही टीचर है जिसकी क्लास में हर स्टूडेंट एकदम ध्यान से बैठता है। शेन युआन सीधा जाकर पूछता है, मैम क्या आज रात आप फ्री हैं? वो उसे डिनर के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन तभी वो महसूस करता है पीछे से आती हुई एक जानलेवा निगाह। मेघ ठीक पीछे खड़ी होती है, हाथ कमर पर रखे हुए। शेन युआन तुरंत स्थिति समझ जाता है और कहता है, ओह, मुझे अभी याद आया कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैं चलता हूं, और चुपचाप वहां से निकल जाता है। पीछे से मेघ सीओ से कहती है, देखा, ये लड़का किसी गलत इरादे से ही आया था, ये अपनी टीचर को डिनर पर बुला रहा था। अब कैमरा कट होता है। शेन युआन सोच रहा होता है, आज का दिन वाकई पागलपन भरा रहा। मैं पूरे दिन इधर उधर दौड़ता रहा और अब पसीने पसीने हो गया हूं। वो याद करता है कि पहले वो फेरारी चलाता था, बिजनेस मीटिंग्स करता था, लग्जरी जिंदगी जीता था। अब हालात बिल्कुल पलट गए हैं। तभी उसे याद आता है कि सिस्टम ने उसे 1 मिलियन युआन दिए थे, लेकिन शर्त थी वो पैसा सिर्फ कार पर खर्च किया जा सकता है। फिर वो फौरन कॉल करता है मिनुई को। जैसे ही कॉल आता है, मिनुई की फ्रेंड मजाक में कहती है, अगर तुम दोनों फिर से डॉर्म में 1-on-1 एडवेंचर करने वाले हो तो मुझे पहले से बता देना, मैं बाहर चली जाऊंगी। ये लड़की तो अपने बॉय के लिए रास्ता इजी बना रही है। मिनुई कहती है, ऐसी बकवास बात मत कहो, हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं। लेकिन उसकी दोस्त कहती है, तुम कितनी लकी हो, इतना अमीर अच्छा दिखने वाला लड़का। और मुझे पता है अब आगे क्या होने वाला है। अगला सीन में शेन युआन और मिनुई डीलरशिप पहुंचते हैं